नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने 2024 आम चुनाव के लिए कस ली है कमर। घोषणा पत्र समिति का कर दिया है गठन और लिस्ट में कई दिग्गज हैं शामिल, जिसके बाद अब 2024 की तैयारी को लेकर जमीन पर मेहनत करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। साथ ही साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह को देना चाहिए जवाब। संसद सुरक्षा पर संजय राउत का गृह मंत्री पर हमला और पूछा बड़ा सवाल, और आखिरकार क्यों चुप है भाजपा के ये बड़े मंत्री और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़े सवाल दागे गए हैं भाजपा पर, जिसका जवाब देना भाजपा के लिए अब जरूरी बनता चला जा रहा है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर की हिंसा और 2024 का चुनाव के बाद अब पूर्वोत्तर में बैकफुट पर दिखाई दे रही है भाजपा। मणिपुर में भाजपा को हो सकता है, और न केवल मणिपुर बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। खबर में आगे जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री भी संभव, बयानों से लग रहे हैं कयास। जी दोस्तों, मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है, जिसके बाद यहां पर लोगों के अंदर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो पाएगी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में इंडिया के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो चुका है तय। तेजस्वी यादव ने कर दिया है इसको लेकर खुलासा और भाजपा को जमकर लगाई लताड़। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन कामयाब होगा और 2024 में देश की सत्ता अपने हाथों में लेगा, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने 2024 आम चुनाव के लिए कस ली है कमर। घोषणा पत्र समिति का हो चुका है गठन और लिस्ट में कई दिग्गज हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को संयोजक नियुक्त किया गया है। और इस सूची में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और इसी के साथ शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। दोस्तों, इसके पहले 21 दिसंबर को कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से आगामी लोकसभा चुनाव एक पार्टी के रूप में और इंडिया समूह के सदस्य के रूप में लड़ने का प्रस्ताव अपनाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी हमारे महान संगठन के सभी सदस्यों से आशा और विश्वास के साथ एकजुट होने और चुनाव अभियान में समर्पण और अनुशासन के साथ खुद को समर्पित करने का आह्वान करती है। बैठक में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मुद्दा भी उठा और इसमें कहा गया कि भाजपा इसे लोकसभा चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी। ऐसे में हमें भी अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। कार्य समिति की इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कुल 76 सदस्य मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी कांग्रेस और 2024 में सरकार बनाएगी, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह को देना चाहिए जवाब। सांसद सुरक्षा चूक पर संजय राउत ने गृह मंत्री को घेरा और पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम वेल में आएंगे। मैं बहुत से नेताओं के साथ राज्यसभा में रहा हूं। अगर कांग्रेस ने सवाल पूछा कि सदन में लोग ऐसे कैसे घुस गए, तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? गृह मंत्री इस बारे में बाहर जवाब देते हैं, सदन में आकर बात नहीं करते। ये कौन सा लोकतंत्र है? राउत ने कहा कि प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब वो विपक्षी दल में थे और विपक्ष का काम करते थे, हुक्मरानों के सवाल पूछना। अगर सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हम खड़े होकर सवाल पूछेंगे, ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर अमित शाह संसद में आकर उनसे जवाब मांगेंगे कि संसद में घुसपैठ कैसे हुई, तो वो अपना जवाब बाहर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर जरूर जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और सबकी ये मांग है कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस चूक को लेकर जिम्मेदारी तय हो और गृह मंत्री अमित शाह को संसद के भीतर जिम्मेदारी के साथ जवाब देना चाहिए, ना कि बाहर मीडिया को संबोधित करना चाहिए। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि देश की संसद को और देश की संसद के माध्यम से देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश की संसद में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के हिंसा और 2024 का चुनाव पूर्वोत्तर में बैकफुट पर भाजपा। जी हां दोस्तों, मणिपुर में गैर आदिवासी मैती
और कुकी जो आदिवासी के बीच जातीय हिंसा 7 नवंबर के मिजोरम विधानसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों में से एक थी। जातीय शत्रुताएं एवं उनसे जुड़े राजनीतिक पहलू निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में न केवल पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि पूरे देश में प्रमुख विषय होंगे। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 8 महीने तक चली जाती है अशांति ने सत्तारूढ़ भाजपा को तब झटका दिया जब उसके 7 विधायकों के साथ साथ एक अन्य पार्टी के 3 अन्य विधायक ने न केवल आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग की बल्कि उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से पद छोड़ने के लिए कहा और मौजूदा शांति के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र और राज्य के भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर 10 विधायकों और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कुकी एमपी मणिपुर सहित विभिन्न आदिवासी दलों की अलग प्रशासन की मांग को खारिज कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने भी मणिपुर हिंसा पर चुप्पी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की और लंबे समय तक चले जातीय रक्तपात को एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दे के गलत तरीके से निपटाने के लिए अमित शाह की आलोचना की। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार ने मणिपुर के मुद्दे को गलत तरीके से निपटाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री संभव, बयानों से लग रहे हैं कयास। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश की जनता एक मुश्त इंडिया गठबंधन को वोट दे करके इंडिया की सरकार 2024 में बनाए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से आ रही है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में भले ही बसपा मुखिया मायावती शामिल ना हो, लेकिन उनके बयान से बसपा के इसमें शामिल होने की उम्मीदें अभी भी बरकरार है और बीते दिनों मायावती की सपा को दी गई नसीहत के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। इसे मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर खिड़की खुली रखने के संकेत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल मायावती ने बीते दिनों एक बयान में कहा कि किसी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष की गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वो इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए इसको कहा नहीं जा सकता। ये एक तरीके से संकेत है कि कब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन का ऐलान कर देंगे मायावती, इसका कहा नहीं जा सकता और इसीलिए सबको सबका सम्मान करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मायावती को इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में लोकसभा चुनाव में इंडिया के सीट शेयरिंग का फार्मूला तय, तेजस्वी यादव ने किया खुलासा और भाजपा को लताड़ा। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए अनर्गल बयान देती है। बीजेपी को पता है कि अगर वो ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनकी खबर नहीं चलेगी, उनको लाइमलाइट नहीं मिलेगा। इसी कारण बीजेपी कोई नतीजा नहीं निकाल पा रही है, ना ही विपक्षी गठबंधन सीट शेयर पर पाई और ना ही पीएम उम्मीदवार का नाम फाइनल कर पाई, जिसे लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा तो सीट बंटवारा कैसे होगा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी अपने मुंह की बात दूसरों पर डाल रही है। इस तरह से नहीं होता है, लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा और कुछ बोलेंगे नहीं तो इनका खबर कैसे चलेगा। बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई लड़ाई है ही नहीं, इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी बेचैनी में है और वहीं बीजेपी का दावा है कि वो इस बार 50% से अधिक वोट हासिल करेगी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बोलने दीजिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है, बोलने के लिए 1000 बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का फार्मूला भी लगभग तय नजर आ रहा है और बड़ा खुलासा यहाँ पर करते हुए तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भी लताड़ दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सीट को लेकर कोई लड़ाई इंडिया गठबंधन में नहीं होगी और जब
जबरदस्त तरीके से 2024 में इंडिया का गठबंधन समूचा विपक्ष एकजुट होकर सरकार में आएगा, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले सभा का प्लान, नेताजी का कद और बड़ा करने की तैयारी, राम सुतार से मिले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नेताजी का कद और बड़ा करने की तैयारी में है और इसी कड़ी में पार्टी ने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा तैयार करने की योजना तैयार की है और सोमवार को नोएडा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पद्म भूषण मूर्तिकार राम सुतार से मुलाकात कर प्रतिमा बनाने की अपील की। अखिलेश यादव ने राम सुतार को सफाई आने के लिए आमंत्रित किया है और सोमवार को ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव गोपनीय तरीके से नोएडा पहुंचे। नोएडा में उनका कोई कार्यक्रम तय नहीं था, वो मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से मिलने पहुंचे। मौके पर नेताजी की प्रतिमा बनाने के लेकर दोनों में बातचीत हुई। उन्होंने राम सुतार का स्टूडियो भी देखा। हालांकि प्रतिमा कितनी बड़ी, इसका फैसला राम सुतार की सफाई जाने के बाद होगा। बताया जा रहा है कि मामले में पार्टी की ओर से एक से अधिक प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। हालांकि नेताजी की पहली प्रतिमा सफाई में स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के पदक लौटाने पर भड़के अशोक गहलोत, बोले पहलवानों की लड़ाई में भाजपा की नीयत पता चल गई। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जमकर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया द्वारा पदक लौटाने से महिलाओं और उनकी सुरक्षा के प्रति भाजपा की संवेदनशीलता उजागर हो रही है। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि पहले मेडल लाकर देश का नाम ऊंचा करने वाली बेटी साक्षी मलिक का संन्यास लेना और अब बजरंग पुनिया का पद्मश्री लौटाना पहलवान बेटियों के इंसाफ की लड़ाई में भाजपा की नीयत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस मामले में भाजपा द्वारा प्रदर्शित की जा रही दुर्भावना व पीड़ितों की मांगों की उपेक्षा निंदनीय व दुखद है। ये प्रकरण महिला सुरक्षा के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया। गुरुवार को साक्षी मलिक ने अपना ओलंपिक कांस्य लौटाया और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने अपने जूते टेबल पर रखकर संन्यास की घोषणा कर दी। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट के साथ बिहार में शुरू हुआ पोस्टर पॉलिटिक्स, बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर रार शुरू। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव की तिथि का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में नवादा में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। नवादा में स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाने का मुद्दा तेजी से उठ रहा है और इसे लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। हालांकि पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है ये साफ नहीं है। पोस्टर में निवेदक के तौर पर नवादा लोकसभा वासी अंकित है और इसके जरिए बाहरी भगाओ नवादा बचाओ का नारा दिया गया है। नहीं चाहिए बाहरी सांसद, अब की बार घर का सांसद, लोकल सांसद नहीं रहने पर लोकल वोट नहीं, जैसे नारों का जिक्र किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को मिला प्रियंका गांधी और कांग्रेस का साथ, बोली कांग्रेस न्याय की लड़ाई में हर तरह से साथ देगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला पहलवान साक्षी मलिक से उनके आवास पर मुलाकात की। यहां पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला पहलवानों का हर तरह से समर्थन करेगी। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली हमारी महिला खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे पीड़ितों को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। बीजेपी अभी भी आरोपी के साथ खड़ी है और उसे हर तरह से पुरस्कृत कर रही है। देश की महिलाएं इस अत्याचार को देख रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव के नतीजों के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इसके एक दिन बाद शुक्रवार को पहलवान बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वो अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार से देश की बेटी और पहलवानों का पुरस्कार लौटाना कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार में फंसा पेच, नेताओं की अलग अलग राय, वसुंधरा राजे की चुप्पी से बढ़ा सस्पेंस। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा को शपथ लिए कई दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी पर सवाल उठने लगे हैं। पहले माना जा रहा था कि इस वीकेंड भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, मगर अब संकेत मिले हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह हो सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल के शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा पूरी तरह खामोश बैठा हुआ है और वसुंधरा राजे की चुप्पी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेताओं की अलग अलग राय सामने आई है और इस कारण अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा भी विस्तार टलने का बड़ा कारण माना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान की सियासी उथल पुथल अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टेंशन में बैठे दिखे गिरिराज सिंह। फ्लाइट में साथ सफर कर रहे तेजस्वी ने पटना पहुंचते कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली से पटना वापसी के दौरान फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ हुई मुलाकात और उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह परेशान थे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर किस प्रकार बदलाव हुआ और केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में भेजा गया था, उसको लेकर चिंतित थे। उनको दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि आपसी बातचीत तथा नेतृत्व को लेकर बोली गई बात पर सार्वजनिक रूप से इस प्रकार बात करना हमें ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव दूसरी ओर बैठे थे जबकि गिरिराज सिंह हमारे पास बैठे थे। यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद से उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और मटन खिलाने का आग्रह किया। इस पर लालू यादव ने कहा कि आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। उनसे यही बात हुई। वहीं गिरिराज सिंह ने भी पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव अब अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस पर मेरी उनसे बात हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा खुलासा फ्लाइट में साथ सफर कर रहे तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही कर दिया है और टेंशन में बैठे दिखे गिरिराज सिंह। आपको क्या कुछ लगता है? क्या ये बड़ा सियासी संकेत है? मटन खिलाने की बात हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले भाजपा ने देश में लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित करने के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एआईसीसी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी चौक में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, परंतु यहाँ आसंदी द्वारा विपक्ष का मुंह बंद कर दिया गया है, उनको निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, इसकी सुरक्षा के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द। यूपी में खाली हुई 2 विधानसभा सीट, फिर होगी सियासी जंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा मिलने के बाद सोनभद्र की दुद्दी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे रामदुलार गौड़ की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली है। ये सीट बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद खाली हो गई है। चुनाव आयोग जल्द ही इन सीटों पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। रामदुलार गौड़ की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद से लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली है। ऐसे में जल्द ही चुनाव आयोग इन दोनों सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। ऐसे में जल्द ही एक बार फिर से सपा और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की लापरवाही से खर्च नहीं हुए 4032 करोड़ रुपए, सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए यहां पर बड़ा बयान दिया और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में 4032 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च करने में नाकाम रही है। इस राशि में विभिन्न विभागों को अनुदान के तहत मिली रकम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पैसा खर्च नहीं होने के लिए जयराम और मंत्री जिम्मेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ, भाजपा सरकार की खेल
नीति कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ भाजपा सरकार की खेल नीति बन गई है। पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि महिला पहलवानों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एआईपीसी का दायरा बढ़ाने की जुगत में राहुल गांधी पेशेवरों से कांग्रेस में शामिल होने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेशेवरों के संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया। एआईपीसी के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया सुनीत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पेशेवरों को पार्टी में शामिल होने की अपील के बाद व्यवसायों का प्रतिनिधित्व किया और पेशेवरों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अपने दायरे का विस्तार करने की बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सच्चा नेता अकेले श्रेय नहीं लेता, वरुण गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ में कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अपने ही सांसद यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेर रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की और इंदिरा गांधी उनकी दादी थी, इसलिए वो खुलकर उनकी तारीफ में लिख सकते हैं। हालांकि राजनीति में वो उस पार्टी में है जो हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशाना साधती रहती है। ऐसे में वरुण गांधी की ये बातें बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए वरुण गांधी ने पूर्व पीएम द्वारा तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा एक पत्र भी साझा किया है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि एक सच्चा नेता जानता है कि जीत पूरी टीम की होती है, वो ये भी जानता है कि कब बड़ा बनना है और अकेले श्रेय नहीं लेना है। 22 दिसंबर 1971 को लिखे इंदिरा के पत्र के साथ वरुण ने लिखा कि आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीयों को सलाम करता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।